तो देखो आज हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब को हम दो टाइप में बांटे थे। पहला मेन वर्ब था और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। जिस समय हम वर्ब का जो शुरुआती पढ़ाए थे उस समय इसका पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन किए थे। और वर्ब को ये मेन वर्ब को हम 6 टाइप में बांटे थे, जिसमें पहला क्या था? रेगुलर, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा, पांचवा और छठा। तो इतना बांटे थे। इस सब चीज के बारे में आप 6 टाइप में हम पढ़ा दिए, इसको बता दिए, ठीक है। अब आज हम लोग ना ऑक्सिलरी वर्ब, अब इसका वर्ब का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसका नाम हेल्पिंग वर्ब भी है। आपको बताएंगे तो इसका नाम हेल्पिंग वर्ब कब कहिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब को आप कब हेल्पिंग वर्ब कहिएगा, ठीक है। एक बात याद रखना, आपसे अगर पूछा जाए जो ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना है, तो ये है 24। अच्छा, एक बात याद रखना, मेन वर्ब की संख्या अनडिफाइंड कहो मतलब बहुत सारा है, और इसका 24 है। अगर हम 24 को पढ़ ले तो इसका मतलब इसको जो हटा के जो बचेगा वही ये बचेगा क्या? तो हमको 24 के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में जितना जो था 24 हम आपको जब शुरुआती जिस समय पढ़ाए थे उस समय लिखा दिए, ठीक है। आज जो है इसको 3 टाइप में बांटे हैं, जिसमें देखो पहला टाइप में इसमें कह सकते हैं, इसको नामकरण दिए है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। एक बात याद रखना, 24 गो में से ना इसमें 11 गो के रखे हैं। कितना है? 11। इसका फर्स्ट का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि हम 11 रखे हैं। उसके बाद दूसरा टाइप इसका है मॉडल्स। और एक बात याद रखना, ये ऐसे हैं जो 12th क्लास के लिए बहुत ही फायदेमंद टॉपिक है, आप कह सकते हैं, ठीक है। 12th के लिए बहुत फायदेमंद टॉपिक है, तो इसको आप वीवीआई करके, और जिस समय हम मॉडल्स पढ़ाएंगे उस समय जितना बारीकी से देखना होगा आप लोग, और अच्छे तरह से इसको नोट्स बना के भी रख लीजिएगा। तो आपका इसमें से सबसे ज्यादा जो 12th वाले बच्चे के लिए और 11th के लिए, इस सब के लिए मॉडल्स ज्यादा साबित होगा, आप लोगों के लिए कारगर, ठीक है। उसके बाद हम सेमी मॉडल्स किए हैं, इसको बंटवारा 3 टाइप में। एक बात याद रखना, बुक में इसका एक ही टाइप देता है या हाईएस्ट 2 देता है, लेकिन हम 3 टाइप्स में इसको बंटवारा करके उसके बाद समझाने का कोशिश किए, ठीक है। सेमी मॉडल्स इसको 3 किए हैं। अब देखो, पहला जो आपका था प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका 4 दिए हैं। एक बात याद रखना कि आप लोग के समक्ष जो आपका 6 जो ये ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है, ये ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब है जो 2 तरह का काम करता है, डबल। और एक बात याद रखना, लाइफ में ज्यादा वही परेशान करता है जो दोनों तरफ का होता है। क्या सही बात है कि ना? जो आपका भी बात माने कोई और का भी बात माने, तो वही बात, ये जो ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और ऑक्सिलरी वर्ब की भी तरह काम करता है। इसलिए ये हम सारे वर्ब में से इसको निकाल के और आपको हम समझाने का कोशिश किए। एक बात और, इतना पढ़ने से आप लोग का ना बहुत चीज क्लियर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसी से आपको सिंगुलर प्लूरल डिसाइड होगा। ऐसे आप लोग जो पढ़ते हैं जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ऐसा बोला जाता है जो दुनिया के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगा? तो इसी में आपका सिंगुलर प्लूरल सारा डिफाइन हो जाएगा। तो इस चार्ट के बारे में हम समझते हैं। एक बात याद रखना, वर्ब वन जो होता है, वर्ब वन, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। वर्ब वन को क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। और प्लूरल PLURL, प्लूरल को हम शॉर्ट में मतलब प्लस देंगे, ठीक है। जहां भी प्लस का सिंबल देंगे तो आप समझ जाइएगा जो वो क्या है? प्लूरल। या हो सकता है कहीं PLU भी यूज करेंगे तो वो भी समझ जाइएगा जो प्लूरल फॉर्म है उसका। अच्छा, उसके बाद अगर माइनस दिया रहे कहीं तो उसको समझ जाइएगा क्या है? सिंगुलर। या शॉर्ट में इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, SING। चलो, अब देखिए यहाँ पर यह पहला जो है वर्ब वन, इसमें लिखा हुआ है प्लस। इसका मतलब माइंड में सेट कर लो, वर्ब वन क्या होता है? प्लूरल। वर्ब वन क्या होता है? प्लूरल। ई रट लीजिएगा, क्योंकि जिस समय हम आपको टेंस पढ़ाएंगे ना, और जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़िएगा तो उसमें वर्ब वन भी आएगा और वर्ब फाइव भी आएगा। अगर आप पढ़े होंगे तो ये जरूर देखने को मिला होगा। तो जब वर्ब वन आएगा तो यहाँ अगर कोई सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हम वर्ब भी क्या यूज करेंगे? प्लूरल। तो इसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा जो वर्ब का कौन फॉर्म प्लूरल होता है, कौन सिंगुलर होता है।
तो एक बात याद रखना, वर्ब वन जो होता है वो क्या होता है? प्लुरल। अब वर्ब वन को क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। हम कहे थे प्लुरल को शॉर्ट में क्या करेंगे? प्लस सिंबल से डिनोट करेंगे। अब देखो वर्ब टू को पास्ट फॉर्म कहा गया है। पहले ये सारा बात समझ लो जी किसको क्या कहेंगे इसे। वर्ब टू को क्या बोला गया है? पास्ट फॉर्म। एक बात याद रखना, ये प्लस और माइनस दोनों होता है, मतलब सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है। ये दोनों के साथ वर्ब टू आ सकता है, ठीक है। इसको कोशिश करना सारे बच्चे रटने के लिए, क्योंकि हम इसको सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में है परफेक्ट फॉर्म, ठीक है। इसको वर्ब थ्री को जब भी आपको बोलना होगा तो आप परफेक्ट फॉर्म बोल सकते हैं, और ये प्लस और माइनस दैट मीन्स सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है। उसके बाद वर्ब फोर को कंटिन्यूअस फॉर्म कहेंगे, और ये भी प्लस और माइनस दोनों होता है। और एक लास्ट जो है वर्ब फाइव, इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, और ये क्या होता है? सिंगुलर होता है, ठीक है। सिंगुलर मतलब ये क्या हो जाएगा? माइनस में। इतना तो बतवा आप समझ गए। तो अब बताइए वर्ब वन प्लस मतलब वर्ब वन सिंगुलर होगा कि प्लुरल? अब वर्ब फाइव इस सबको, बाकी बात जितना जो होगा ये सब क्या होगा? प्लुरल और सिंगुलर दोनों हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अब समझना यहाँ से क्या है फंडा इसका। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब टू बी, ठीक है। इसका फॉर्म है, मतलब इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा, पास्ट फॉर्म क्या होगा। अच्छा एक बात देखो, तो ऐसे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, और हम कह सकते हैं बेसिक लेवल के जो पढ़ाया जाता है उसमें मेंशन किया जाता है कि हाँ टेंस को थ्री टाइप्स में बांटा गया, क्या है ना? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऐसा। और ये भी कहा जाता है जे वर्ब दैट मीन्स टेंस, जित मतलब वर्ब को ही टेंस कहा जा सकता है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर या कहीं भी फ्यूचर वर्ब आया है? कहीं भी फ्यूचर वर्ब आया है? इसका मतलब फ्यूचर टेंस नहीं होता है। टेंस दो ही प्रकार का होता है, फ्यूचर टाइम होता है। जब हम आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाएंगे ना तो उस समय इसमें बहुत चीज के बारे में हम आपको ऐसे चीज बताएंगे जो अभी तक आप लोगों को देखने को नहीं मिला होगा, या और सब टीचर नहीं पढ़ाए होंगे। यह बात याद करके रखना, ठीक है। पहला एक बात याद रखो, यहाँ से एक चीज तो आप आई क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, पुराने जमाने में जो नहीं, अभियो देखना जो आपके घर में कुछ कुछ ऐसे रूल नियम होता होगा जो आपके पेरेंट्स लोग बोलते होंगे जो हाँ 7 बजे घर से बाहर नहीं जाना होगा, ऐसा कुछ नियम रहता है। लेकिन आप लोग जब सियान होते हैं तो कहते हैं नहीं तनका बढ़ा दीजिए, 10 बजे तक हम घर आएंगे। रूल तोड़ते हैं कि वो पुराना था। उसी तरह से ग्रामर में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक मेंशन है जो इनकरेक्ट है। वो पुराने जमाने में जो ग्रामेर मतलब ग्रामेरियर सब जो था वो लिखा, लेकिन वो थोड़ा मोड़ा इनकरेक्ट है, उसको हम पढ़ाएंगे। लेकिन आप बुक में जाकर मैच करिएगा तो कहिएगा कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम सारा आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपको अगर 12th लेवल तक के जाइएगा तो हमको नहीं लगता है जब वहां पर ये सब बुक में ज्यादा मेंशन होगा। हाई लेवल के ग्रामर जब आप बाई करिएगा तो उस समय ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला बी का प्रेजेंट फॉर्म में क्या होता है? आर और एम। अब बताइए आर और एम वर्ब का कौन फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? प्लुरल, ठीक है। क्या है? एम और आर क्या हो जाएगा? तो ई एक तरह से वर्ब है। हम कहते दुनिया का कोई भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट क्या हो प्लुरल तो वर्ब भी क्या आएगा? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो अब बताओ आई के साथ जहां पे एम लगेगा तो आई क्या हो जाएगा? क्योंकि एम क्या है? तो यही ला जब हम आपको पढ़ाए होंगे तो कहे होंगे जे आई ऐसे मतलब नेचर में सिंगुलर होता है बट यूज में क्या होता है? प्लुरल। आई सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में जहां पर यह जो वाज का यूज होगा वहीं पे ये सिंगुलर होगा, बाकी बस सब जगह प्लुरल होगा। ऐसे आप लोगों को जो लगेगा जो हाँ मुझे परेशानी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो आप लोग बोल सकते हैं, हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखो प्रेजेंट फॉर्म ये हो गया। अच्छा उसके बाद बी का पास्ट फॉर्म तो वाज वेयर होगा, ठीक है। इसमें से एक बात याद रखना, वाज वेयर। अब यहाँ पे समझिएगा, कहिएगा सर जी जो आप वर्ब टू जो लिखा है वो कहे आप मतलब सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सकता है। तो वाज जो है एक बात याद रखना, वाज सिंगुलर है, और यहाँ पे वेयर क्या हो जाएगा? प्लुरल। इतना तो आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद इसी का परफेक्ट फॉर्म, जब आप वॉइस पढ़िएगा ना तब वॉइस में हम जनाती परफेक्ट में आएंगे ना तो ई वाला एगो वर्ड जुड़ेगा, वॉइस में काम आएगा ये। जिस समय हम वॉइस में जेनेटिव परफेक्ट यूज करेंगे तो ये वाला वर्ड आएगा, और कंटिन्यूअस आएगा तो ये हमेशा अवे करेगा।
जेनाती वर्ड लगाएंगे कि आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में ही सबका यूज होगा। तो अब समझना बी का, कल जो हम आप लोग से पूछेंगे जब बताओ बी का पास्ट फॉर्म क्या था, तो कहना कि वाज और वेयर, ठीक है। उसके बाद इसमें से पूछ सकते हैं जो कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। उसके बाद कंटिन्यूअस फॉर्म में बेइंग हो जाएगा, ठीक है। ये सब का वॉइस में यूज होगा, ज्यादा परफेक्ट उसमें समझाया जाएगा। उसके बाद इसी का बी का प्रेजेंट फॉर्म में ही वर्ब फिफ्थ फॉर्म में आप कह सकते हैं इसका क्या होता है इज, और इज क्या होता है सिंगुलर। तो ई उसी सब्जेक्ट के साथ आ सकता है जो क्या होगा सिंगुलर। इसी तरह से अच्छा एक इसका हिंदी जो होगा बी का होना, और ये ऐसे एक जो लर्ली वर्ब है जो मेन वर्ब की तरह भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी आ सकता है, दोनों के रूप में ये आ सकता है। अब देखना डू, अगर आप पढ़े होंगे तो देखना डू कभी कभी जो होता है ना, जैसे लिखा रहता है आई डू, क्या तो यहाँ पर यह जो है ये क्या है मेन वर्ब की तरह है ना, एक ही वर्ब है। एक बात याद रखना, सेंटेंस में अगर एक वर्ब हो तो वो मेन वर्ब ही होगा। अच्छा उसके बाद मान लो आई डू नॉट ईट। अब देखिए यहाँ पर यार ये मेन वर्ब है ना, तो ये क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो देखो यही डू यहाँ पर यह मेन वर्ब है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये दोनों काम कर रहा है। इसलिए हम आपको समझाना चाहते हैं जब अगर ये सब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। अगर ये मेन वर्ब के रूप में आएगा ये सब तब कुछ अर्थ निकलेगा। इसका मतलब हम आपको ना एक कहानी से या कह सकते हैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि गांव की भाषा में कह सकते हैं। जो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेन वर्ब और एक्जुलरी वर्ब का ऐसा कुछ एग्जाम्पल या समझाने की कोशिश करिए जो मुझे समझ में आए। तो जानते हैं जो जिसके पास कुछ ज्यादा पैसा उसा रहता है तो वो एक नौकर रखते हैं, क्या सही बात है ना, और एक मालिक रहता है। अब समझना जिस समय अगर नौकर है और मालिक है तो शासन किसका होगा मालिक का। मालिक मेन मेन होगा मतलब मेन वर्ब। उस समय नौकर का कोई चलती चलेगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। मतलब जब कोई सेंटेंस में मेन वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब मतलब नौकर का कोई महत्व नहीं होगा, मतलब ई मीनिंग लेस होगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन मान लो अगर जो मालिक है चला गया मतलब कि जिंदा है कहीं अलग चला गया, ठीक है। तो अगर मान लो मालिक चला गया तो समझ सकते नौकर बा, वो तो मालूम चलेगा जब पूरे घर को कहेगा हम ही मालिक है, बोलिए ना अगर कोई आ गया तो इसका मतलब क्या है जो अगर मेन वर्ब नहीं रहेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब मतलब नौकर अगर मालिक के घर में रह रहा है तो वो भी मालिक बनेगा कब, जब मालिक नहीं रहेगा तब। मतलब जब मेन वर्ब नहीं रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाएगा, ये आप याद करके रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अब ये ना कहना कि जहाँ सर जी कहीं हो सकता है जो मालिक जो है कहीं बहुत गरीब हो गया ये अमीर हो गया, ये तनका याद रखना ये इंग्लिश की दुनिया है। तो ये नहीं कहिएगा जहाँ मेन वर्ब हम कह रहे थे क्या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन सकता है। अब ये बताइए कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब बन सकता है क्या, ठीक है। इतना तो आप समझ गए हैं। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे डू का फॉर्म दिया गया, ये किसका कौन फॉर्म है। अगर हम आपसे पूछे इसका वर्ब थ्री मतलब फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, तो इस तरह से आपको सारा लिखा हुआ है। डू का प्रेजेंट फॉर्म में डू होगा, उसके बाद पास्ट फॉर्म में डिड, परफेक्ट फॉर्म में डन, और कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, अब वर्ब फाइव में इसका क्या हो जाएगा बोलना। उसके बाद हैव का प्रेजेंट फॉर्म में, इसका पास्ट में, परफेक्ट में, और कंटिन्यूअस में, और उसके बाद हाँ उसके बाद बताइए नीड का वर्ब वन क्या हो जाएगा, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, और वर्ब फाइव नीड्स। उसके बाद देयर का वर्ब फॉर्म वन हो जाएगा ये, अब वर्ब टू, वर्ब थ्री, अब वर्ब फोर, अब वर्ब फाइव। उसके बाद इसका आ जाइए विल का। एक बात याद रखना, देखो विल का हिंदी सबका हिंदी भी लिखा हुआ है इच्छा, ये सब इस सब के बारे में हम आगे आपको डिटेल पढ़ाएंगे। ये हो गया आपका प्रेजेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा विल, ये विल, उसके बाद फिर और ये विल्स। अब इसका हम लोगों के कुछ रूल पढ़ना है। अब आप लोग नोट पॉइंट करके लिखिए, लिखिए तेजी में बोले। नोट पॉइंट में 1 नंबर में लिखो ऊपर के सारे एक्जुलरली वर्ब, देखो तेजी में ऊपर के
सारे एक्जुलरली वर्ब, ये लिखा है सो तेजी में, ऊपर के सारे एक्जुलरली वर्ब का डबल रोल होता है, लिखो तेजी में, ऊपर के सारे एक्जुलरली वर्ब का डबल रोल होता है, ये कभी मेन वर्ब के रूप में भी आ सकते हैं, ये कभी मेन वर्ब के रूप में भी आ सकते हैं, और कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ सकते हैं, और कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ सकते हैं। हो गया? एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी हम आप लोग को लिखा है, ऊपर में से इसी में से इसी को ले लो, पहला वाला का, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बी का प्रेजेंट फॉर्म में, अगर मान लो लिखते हैं आई एम अ बॉय, अब देखो तो यहाँ पर या मालिक, दैट मीन्स, अच्छा एक ही वर्ब है, ऐसे एक वर्ब रहेगा तो याद रखना वो मेन वर्ब ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पर यह जो है, आगे हम ये भी लिखाएंगे, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब के बाद, नोट करके लिखाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब नहीं आकर कोई नाउन या अदर वर्ड आए तो वह हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाएगा। नोट पॉइंट में हम लिखाएंगे आगे, रुक जाइए अभी हम समझाने के लिए। हम क्या कहें, ऊपर के जितने एक्जुलरली वर्ब जो है ये दो तरह से काम करते हैं। पहला कहे तो या तो ये मेन वर्ब हो सकता है या एक हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पर यह देखो एक ही वर्ब है, तो इसका मतलब ये क्या है, मेन वर्ब। फर्स्ट एग्जांपल था, और सेकेंड एग्जांपल अगर मान लो आई एम ईटिंग एप्पल्स, तो अब यहाँ पे देखो तो ईटिंग ये मेन वर्ब है ना, ठीक है, जिसका वर्ब फॉर्म चेंज होता हो, पांचों टाइप होता होगा, एक बात याद रखना, वही मेन वर्ब है। तो इसका मतलब ये क्या है, और जब मेन वर्ब के अलावा कोई और वर्ब आए तो इसका मतलब वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो यही चीज यहाँ पे, यही क्या हो रहा है, मेन वर्ब, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। हो गया, इसको नोट कर लो और अगला लिखो। नोट पॉइंट दूसरा, दूसरा लिखो 2, यदि एक्जुलरली वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, यदि एक्जुलरली वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए, यदि एक्जुलरली वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह एक्जुलरली वर्ब, तो वह एक्जुलरली वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, तो वह हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। आप लोग नहीं बोलिए, जैसे एग्जांपल समझो, क्या कहें, यदि कोई एक्जुलरली वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह एक्जुलरली वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। समझ गए ना? अब एक्जुलरली वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कब बोलेंगे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर या, अच्छा इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सही से देखना, क्योंकि इसका ज्यादा फॉर्म ना हम शॉर्ट में यूज करने वाले हैं। देखो बोर्ड पे, सब्जेक्ट प्लस ए भी एक्जुलरली वर्ब, प्लस एम भी मेन वर्ब, प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब देखो इस स्ट्रक्चर से समझने वाला, इस स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरली वर्ब, मतलब समझो ये, अगर एक्जुलरली वर्ब के बाद मेन वर्ब आए तो वह एक्जुलरली वर्ब क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। समझ गए? जैसे एक एग्जांपल अगर हम आपको दे, यहाँ पर या आई अभी जस्ट दिए, देखो समझो, नोट पॉइंट 2 क्या लिखा है कि यदि एक्जुलरली वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह एक्जुलरली वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाएगा। तो इसका मतलब ये एक्जुलरली वर्ब भी है और या क्या कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो। नोट नंबर 3 में लिखो, वर्ब 3 और वर्ब 4
वर्ब 3 और वर्ब 4 बिना एक्जुलरली वर्ब के नहीं आता है। वर्ब 3 और वर्ब 4 बिना एक्जुलरली वर्ब के नहीं आता है। एक बात याद रखना, ये एक सीक्रेट है, ये मामूली यूं ही लिखा दिए तो नहीं समझना क्या कर रहे हैं। जे वर्ब 3 यही सब ना आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इसी तरह से परेशान करेगा। वर्ब 3 और वर्ब 4 दिमाग में सेट कर लेना चाहिए, बिना एक्जुलरली वर्ब के नहीं आता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं, आप बताइएगा। पहला लिखा हुआ है आई गोन देयर, उसके बाद आई हैव गोन देयर, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें आ जाइए, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे। अच्छा एक बात बता सकते हैं, जो ये वर्ब का कौन फॉर्म है? वर्ब 3 है ना, ये है आपका, नीचे लिख देते हैं वर्ब 3, और ये भी आपका है क्या? वर्ब 3, और ये क्या है? वर्ब 4, और ये भी क्या है? वर्ब 4। हम रूल लिखाए हैं कि जब वर्ब 3 और वर्ब 4 बिना एक्जुलरली वर्ब के नहीं आता है। ऐसे आप दुनिया का जितना भी सेंटेंस देखिएगा, जब भी वर्ब 3 आएगा ना, तो अपना आगे कुछ ना कुछ एक्जुलरली वर्ब लेगा। जिस तरह से कहे थे, जो मोडस जो है, हम मोडस के बाद हमेशा वर्ब 1 का यूज होता है, तो जहां भी शैल विल आता था उसके बाद अगर वर्ब 3 आया तो बीच में क्या टपकता था? बी बी। उसी तरह से याद रखना है, जहां भी वर्ब 3 आएगा तो इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ये आपको दिमाग में सेट करके रखना होगा। और याद करके ही रखना, एक तरह से ये कह सकते हैं अमृत। जहां पर या अगर कोई मास्टर या कोई जो भी कह सकते हैं स्टूडेंट, कोई भी अगर आप 20 फेंक के मारेगा, दैट मीन्स मेरे का कहने का सेंस ये है कि अगर ये क्वेश्चन फेंकेगा तो बस आपके पास वो अमृत है, आप फेंकिए बच जाइएगा। तो याद रखना, वर्ब 3 और वर्ब 4 बिना एक्जुलरली वर्ब का नहीं आता है। दैट मीन्स ये वाला क्या है? और ये सही। चलो नोट कर लो इसको। यहाँ पे देखो एक बात और हो, हम यहाँ पे लिखाए होंगे ऐसे, ये भी बोलेंगे जिसका पांचों फॉर्म होता है वो मेन वर्ब है क्या? तो यहाँ पे तुझे सोचता होगा सर जी जो हैव लिखा दिए, इसका तो फॉर्म है। तो एक बात ये रखना, जितना मेन वर्ब है, हम क्या कहें, जे ये ऐसे शख्स है जो दो तरह से काम करते हैं। ये कभी मेन वर्ब भी हो सकते हैं और कभी एक्जुलरली वर्ब भी हो सकते हैं। तो आपको समझना होगा, जब मेन वर्ब ना रहे तब इसका हम क्या कह सकते हैं। अगर मेन वर्ब ना रहे तब ये मेन वर्ब बनेगा। जैसे कि यहाँ पे अब क्या कहें हम, वर्ब 3 जो है बिना एक्जुलरली वर्ब को तो आएगा नहीं। तो मतलब इसका मतलब वर्ब 3 जब भी ये होगा, क्या कह सकते हैं आप, ये हमेशा मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा, ऐसे नहीं आएगा। वर्ब 3 हमको तो ऐसे रूल में भी लिखा दिए थे, जब भी आएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। खाली आप ये समझिए, यहाँ पर यह मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब भी होगा। जहां पर या जैसे कि अगर लिखते आप बोलते हैं ना, जो आई हैव अ कार, यहाँ पे देखो, नीचे देखो, आई हैव अ कार। अब बोलो इसमें कितना वर्ब? एक। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब होगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मतलब एक मालिक, जब मालिक आ गया था नौकर, यहाँ मतलब यहाँ पे समझना, यहाँ मालिक एब्सेंट था तो ये क्या हो गया? यही मालिक मालिक बन गया। लेकिन यहाँ पे मालिक है तो ये नौकर नौकर ही रहेगा, मालिक नहीं बनेगा। मतलब याद रखना, ऐसे हम अगला रूल में हम आपको लिखाने वाले, रूल नंबर 4 लिखो, लिखो था 4 नंबर रूल लिखो था। हाँ 4 नंबर नोट 4 है, लिखो। यदि एक्जुलरली वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग, यदि एक्जुलरली वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया जाए, यदि एक्जुलरली वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया जाए, बल्कि बल्कि नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, यदि एक्जुलरली वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया जाए बल्कि नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए, तो वह एक्जुलरली वर्ब, तो वह एक्जुलरली वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। मेन वर्ब
बन जाता है। अब देखो इसमें क्या रूल लिखा है, पढ़ो था। हाँ, लिखा है यदि एक्जुलरली वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया जाए, मतलब वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 ये सब न हो, ठीक है, तो वह एक्जुलरली वर्ब क्या बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा। तो अब समझो ध्यान से मेरी बात को, अगर स्ट्रक्चर जैसे कि आपको कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरली वर्ब, ठीक है, एक्जुलरली वर्ब अब प्लस अदर वर्ड या नाउन, ठीक है, अगर ये आ जाए, अगर अदर वर्ड या नाउन आ जाए तो इस मतलब यह मान लीजिए ये ही, इसी को आप क्या कहिएगा, मेन वर्ब कहिएगा। अब एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखे आई एम अ बॉय। अब बताइए जिसका जो पांचों फॉर्म मेरे सेंस कहने का मतलब, अच्छा एक बात और हो, यहाँ पे तो एम प्रेजेंट फॉर्म है, यहाँ पर यह जो हैव था ना, इसका ये वाला फॉर्म सेम था, इसलिए पहला ऐसे पहले वाला में आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया था। जब वैल्यू हैव का तो पांचों फॉर्म होता है, लेकिन अगर इसी का अगर ये हैड आता तो फिर समझ जाता है हैड का तो पांचों फॉर्म नहीं होता, हैव टू प्लस हैव का नहीं पांचों फॉर्म है, उसी तरह से एम का तो पांचों फॉर्म नहीं होता है ना, मतलब एक ही फॉर्म है। तो यहाँ पे समझिए मेरे सेंस करने का मतलब, यहाँ पे देखो मेन वर्ब है क्या, यहाँ पे अगर आप याद किए होंगे 24 जो एक्जुलरली वर्ब इज आर एम वाज वेयर हैव हैज हैड, तो उसमें इज आर एम 24 में से आया होगा। तो यहाँ पर यह मेन वर्ब है नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये आपका नाउन है, ये क्या है, आर्टिकल है, मतलब ये इसमें एक ही वर्ब है। तो हम अभी लिखा है यदि एक्जुलरली वर्ब के बाद मतलब इधर कोई मेन वर्ब ना हो तो यह एक्जुलरली वर्ब ये है, ऐसे रियलिटी में आप कह सकते हैं ये एक्जुलरली वर्ब है लिखा है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, इसके बाद कोई नाउन है, तो यही एक्जुलरी वर्ब क्या बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा। नोट कर लीजिए।